नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए। इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाया हूँ। NEP 2020 के अनुसार औपचारिक विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम आयु, देखिए औपचारिक विद्यालय में प्रवेश पाने की न्यूनतम आयु पूछी गई। ऑप्शन आपके सामने है, मतलब विद्यालय में हम किस वर्ष से प्रवेश कर सकते हैं, किस साल के बच्चे की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ऑप्शन सी 6 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है NCF 2005 किस पर केंद्रित है। खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, स्कूल के माहौल को सुधारने के लिए नहीं, योग शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं। NCF सन 2005 का एक उद्देश्य था जिस पर वो केंद्रित था, वो था बोझ के बिना शिक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दो पड़ोसी स्कूलों की जोड़ी से, मतलब मान लीजिए एक स्कूल ये है और एक स्कूल ये है, एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। बेहतर सीखने के लिए संसाधनों को साझा करना, क्या ये अपने संसाधन एक दूसरे को साझा कर सकते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर लैब्स वगैरह वगैरह। नहीं। प्रवेश में के बोझ को कम करना, मतलब एडमिशन के बोझ को कम कर सकते हैं। नहीं। शिक्षकों के आदान प्रदान में, मतलब एक टीचर जो यहाँ पढ़ा रहा है वो यहाँ पर भी जाके पढ़ा सकता है, या यहाँ का टीचर यहाँ आकर पढ़ाएगा। नहीं। इसका सही आंसर है आम खेल गतिविधियों का आयोजन। मतलब मान लीजिए कुछ प्रोग्राम है, कुछ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो एक टीम इस विद्यालय से आ गई और एक टीम इस विद्यालय से आ गई, तो इस तरीके से ये खेल गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्कूलों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्कूलों के मूल्यांकन की बात हो रही है, बच्चों के मूल्यांकन की बात नहीं हो रही है। स्वयं के प्रचार के लिए नहीं, स्कूल के मजबूत और कमजोर क्षेत्र को जानने के लिए ये हो सकता है, सामाजिक मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए नहीं, दाताओं से धन प्राप्त करने के लिए नहीं। इसका सही ऑप्शन है स्कूल के मजबूत और कमजोर क्षेत्र को जानने के लिए। देखिए मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि कोई जो हमारा स्कूल है उसके जो पॉजिटिव पक्ष है वो क्या है और नेगेटिव पक्ष कहाँ पर वो कमज़ोर है, कहाँ पर वो स्ट्रांग है, और कैसे हम उसे और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। छात्रों द्वारा स्थानीय बैंक में जाना, मतलब एक कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो जाते हैं एक बैंक के अंदर, तो ये चीज़ क्या कहलाती है। ठीक है, अभिभावक छात्र संबंध नहीं, शिक्षक छात्र संबंध नहीं, गृह समुदाय संबंध नहीं, छात्र सार्वजनिक संबंध। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है और ये बैंक में जा रहा है, तो इसका जो है ये छात्र सार्वजनिक संबंध कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से क्यों बेहतर है। देखिए मोटिवेशन दो तरीके का होता है। मोटिवेशन की बात कर ले, मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और एक्सटर्नल थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से क्यों बेहतर है। इसमें रचनात्मक एवं आकस्मिकता है, गलत। यह उच्च गुणवत्ता वाले सीखने पर जोर नहीं देती, नहीं। यह माता पिता शिक्षकों को इनाम लेने में मदद करती है, नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लंबे समय तक चलने वाला है। देखिए किसी भी चीज़ के लिए जब आप इंटरनल अंदर से आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे तो आप ज़्यादा समय तक मोटिवेट हो पाएंगे, बजाय इसके कि आपको कोई बाहर से कोई चीज़ मोटिवेशन दे या आप बाहरी रूप से मोटिवेटेड हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खेल विधि में शिक्षक की भूमिका नहीं है। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है रोल ऑफ टीचर की। रोल ऑफ टीचर कहाँ पर नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन गेम है शिक्षक विधि में। सीखने के माहौल का निर्माण करना, नहीं, इसमें तो टीचर का माहौल होता है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, खेल गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना एक टीचर की प्रोसेस है, तो ये भी है। सीखने की गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करना, ये भी है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रासंगिक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। देखिए यहाँ पर शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना खेल विधि में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर नहीं शब्द आया था, तो खेल में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रासंगिक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना खेल विधि में शिक्षक की भूमिका नहीं है। चलेंगे आगे। कक्षा का अनुशासन
इस ओर उन्मुख होना चाहिए। किस ओर होना चाहिए? आत्मदिशा में नहीं, सामाजिक अनुरूपता में नहीं, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास नहीं। देखिए, कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए? जैसा स्वीकार्य कक्षा व्यवहार हो, मतलब जैसा कक्षा का व्यवहार स्वीकार करने योग्य हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलेंगे आगे। 8वीं कक्षा के छात्र को गणित में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ने के लिए संश्लेषणात्मक, है ना, एनालिसिस की बात हो रही है, सिंथेटिक विधि उपयुक्त होगी। ठीक है, गणित में 8th क्लास का बच्चा है और वो उसको एक कुछ टॉपिक पढ़ाना है, तो उसको इस विधि से पढ़ाने के लिए कौन सा टॉपिक होना चाहिए? ठीक है, सिलेंडर के क्षेत्र के बारे में एक समस्या नहीं, द्विघात समीकरण के संबंध में एक समस्या नहीं, लाभ और हानि के संबंध में एक समस्या नहीं, एक ज्यामितीय प्रमेय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्योंकि विश्लेषणात्मक में हम क्या करते हैं? विश्लेषणात्मक विधि में छोटे छोटे चीज़ों को मतलब एनालिसिस करते हैं, छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन करते हैं, फिर उनको जोड़ कर देखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने का आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखिए, यहाँ पर नहीं शब्द पूछा है, मतलब सीखने का आकलन करना है, मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा, इसका क्या उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये उसका उद्देश्य होता है। छात्रों की रैंक घोषित करना, इसी के लिए मूल्यांकन किया जाता है। क्षमता समूह बनाना, ये भी ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए योजना बनाना, ये जो है ये सीखने का आकलन करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण के लिए योजना बनाना। जब हम किसी सीखने का आकलन करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए हम उसकी योजना बनाएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के उपाय हैं, मतलब ये क्या नापता है? ठीक है, व्यक्तित्व, पढ़ने की क्षमता, बुद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? ये बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए, यहाँ पर सामाजिक विकास की बात हो रही है कि सामाजिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित करेगा? क्या आर्थिक तत्व? नहीं। वंशानुगत तत्व? नहीं। भौतिक तत्व? नहीं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सैफ्लो विकास का कॉडल सिद्धांत कहता है कि ये विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास किस से किस ओर होता है? विकास छोर से केंद्र की ओर बढ़ता है? नहीं। विकास पैर के अंगूठे से सिर की ओर बढ़ता है? नहीं। विकास केंद्र से छोर की ओर तक होता है? नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। यानी जब देखिए एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी होता है, और उसके बाद वो जो उसका विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक की होता है? वो उसके सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब सबसे पहले वो अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपने हाथों को चलाना सीखता है, उस पर अपने हाथों पे उंगलियों पे कंट्रोल करता है, फिर पैर और फिर पैरों पे, उसके सबसे लास्ट में जो है वो अपना कंट्रोल करना सीख पाता है। तो जो विकास का क्रम है, जो उसके डेवलपमेंट का क्रम है, वो सिर से पैर की तरफ चलता है इस तरह। ठीक है, और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? ये सफेलो विकास का कॉडल सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा, देखिए यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में क्या कहना चाहिए? वो क्या ऐसा स्टेटमेंट देगा जिससे उसके बच्चे इंटरनल मोटिवेट होंगे? टास्क को तेज़ी से पूरा करें और एक टॉफ़ी प्राप्त करें? नहीं, यहाँ पर देखिए टॉफ़ी की बात हो रही है, यानी ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, आने से पहले उसके आने से पहले से ख़त्म कर दो? नहीं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम और दूसरे से तुलना कर रहे हैं। आप उसके समान क्यों नहीं हो सकते? देखिए उसने पूरी तरीके से ऐसा किया, ये भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऐसा करने की कोशिश करें जो आप सीखेंगे। मतलब आप अगर इसे करने का प्रयास करते हैं तो इसमें आप सीख जाएंगे। ये एक इंटरनल मोटिवेशन का स्टेटमेंट, एक तत्व हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। दो लड़कों का IQ, देखिए यहाँ पर IQ 120 दिया है। दो बच्चे हैं, एक है A और एक है B, दोनों का IQ 120 है। ठीक है, तो किस बात से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दोनों लड़के हाई स्कूल कॉलेज में सफल होंगे।
देखिए किसी के बच्चे का IQ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% पास हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि पास होने के बहुत सारे फैक्टर हैं। लड़कों की मानसिक उम्र बराबर है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि IQ निकालने का जो फार्मूला होता है वो MA/CA होता है, यानी मेंटल आयु बटे कालक्रम आयु यानी वास्तविक आयु। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है इससे हम निकालते हैं IQ। तो इनका ये IQ बराबर है, ये पॉइंट बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका MA भी बराबर होगा, उनकी मानसिक आयु भी बराबर होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों के माता पिता बुद्धिमत्ता में औसत रूप से ऊपर है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि IQ माता पिता के IQ पर निर्भर नहीं करता पूरी तरीके से। इनमें से कोई भी जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गिलफोर्ड के SI मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि का गठन करने वाले कारकों की कुल संख्या है। देखिए गिलफोर्ड ने अपने बताया कि गिलफोर्ड हैं, उन्होंने बताया कि जो मानव का बुद्धि होती है, बुद्धि वो कई सारे फैक्टर से मिलकर बनी होती है। किन से मिलकर बनी होती है? कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे बुद्धि मिलकर बनी होती है, और उनकी संख्या कितनी दी है, कारकों की संख्या कितनी है उन्होंने बताई, 60, 90, 120 या 160। सही आंसर करिए फटाफट। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 120। उन्होंने बताया था कि 120 ऐसे फैक्टर हैं जिनसे बुद्धि मिलकर बनी होती है, और बाद में उन्होंने इसकी संख्या को बढ़ाकर 150 भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 150 आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी पे हम जाएंगे, 120। सबसे पहले उन्होंने 120 ही बताया था। बुद्धि लाभ दी, यहाँ पर IQ की बात हो रही है। IQ की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी? तो IQ बराबर होता है MA/CA, ये इसका फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल मैं आपसे करवा दूंगा। और सबसे पहले इसकी IQ की कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? गिलफोर्ड ने नहीं, अल्फ्रेड बिनेट ने नहीं, JS ब्रूनर ने नहीं। सही ऑप्शन है विलियम स्टर्न ने, याद रखेंगे। IQ की सबसे पहली कॉन्सेप्ट अवधारणा को विलियम स्टर्न ने दिया था। जटिल संबंध कारण को सार रूप में देखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखिए बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है तरल बुद्धि और एक होती है सॉलिड यानी ठोस बुद्धि। ठीक है, तरल बुद्धि का काम होता है समस्याओं को हल करने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर समस्याओं को हल करने की क्षमता की बात की जा रही है, तो संगीत में बुद्धि नहीं होगी, क्रिस्टलीय बुद्धि नहीं होगी, सही ऑप्शन होगा तरल बुद्धि। जटिल संबंधों को कारण के सार रूप में देखना, मतलब प्रॉब्लम का जो सार निकालना और समस्या को हल करना तरल बुद्धि का काम है। ठोस बुद्धि का काम है आसपास के पर्यावरण को में बैठना, सामंजस्य बैठाना और किसी भी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। ठोस बुद्धि का कार्य है। निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए प्रेरणा देता है? अधिगम के लिए प्रेरणा मतलब लर्निंग के लिए प्रेरणा कौन सा देता है? बाहरी कारक सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं, असफलता से बचने के लिए प्रेरणा, बहुत कठिन या लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को पूरा करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। देखिए अधिगम के लिए प्रेरणा देता है लक्ष्यों को पूरा करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे। आयु के संदर्भ में बौद्धिक कामकाज के मापन को क्या कहा जाता है ना? आयु के संदर्भ में व्यक्त बौद्धिक कामकाज, यहाँ पर बौद्धिक कामकाज के मापन को मतलब कहा जाता है कि एक व्यक्ति है वो अपना बौद्धिक स्तर, उसके जो बौद्धिक स्तर है जिस पे वो काम कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? मानसिक आयु, कालक्रमिक आयु, दोनों या कोई नहीं? इसका सही आंसर है मानसिक आयु। मानसिक आयु वो आयु होती है, मानसिक आयु यानी मेंटल एज, MA से लिखते हैं। ये वो एज होती है जिस उम्र क्या मतलब बच्चा जिस उम्र की समस्याओं को सॉल्व कर पाता है। मतलब एक बच्चा है जिसकी आयु 10 वर्ष है और वो 15 वर्ष के बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, बच्चों की किताबें पढ़ पाता है, तो उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष होगी। और उसकी वास्तविक आयु कितनी होगी? वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष ही होगी। तो उसका IQ अगर कभी निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकलेगा MA/CA यानी 15/10। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है और ये मैंने अपने हिसाब से ले लिया था, ये फैक्टर अलग अलग होते हैं। तो बौद्धिक कामकाज के मापन को मानसिक आयु कहा जाता है जिस स्तर की बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको CTET की अपडेट रेगुलर मिलती रहेगी। और अगर आप KVS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। और
हम लगातार केंद्रीय विद्यालय की अपडेट आपको देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।